नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती में। दोस्तों, कॉन्सेप्ट मस्ती के इस नए सब्जेक्ट में हिंदी में आप सीख रहे हैं संधि, और संधि के इसके पहले 2 वीडियो आप देख चुके हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। और आज हम विसर्ग संधि के बारे में आपको बताएंगे। और विसर्ग संधि बताने के साथ ही आपका संधि का कार्यक्रम यहीं समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे कुछ। नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो टेट, सुपर टेट और यूपीपीसीएल, लेखपाल और अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे, उसको हम आपको कराएंगे भी और बताएंगे भी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहाँ कैसे परिवर्तन हो रहा है। और ये भी बताएंगे कि संधि को हम अगर पहचानने के लिए आ जाए कि कौन सी संधि है, तो हम कितने जल्दी और कितने अच्छे से पहचान सकते हैं। और उसके लिए आपको ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। संधि पहचानने के लिए आपको ये जो ऊपर की जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, इसको पहचानना ज़रूरी है। और उसके बाद ये सब चीज़ें तो संधि हल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हल्के से आप देख भी लेंगे तो आप संधि करने लगेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप कर लेंगे। आइए हम अगला वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। और खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते भी रहते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको देखना ज़रूरी होगा। आइए हम आज के अपने विषय पर चलते हैं, विसर्ग संधि पे। इसके पहले हम बता दें कि संधि के 3 संधि 2 शब्दों का मेल होता है। पहले और दोनों शब्दों को कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड मिलकर संधि का निर्माण करते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। और व्यंजन संधि में कुछ नियम है, उसको भी मैंने बताया है आपको। और आज तीसरी संधि आएगी, अंतिम संधि विसर्ग संधि। आइए विसर्ग संधि के बारे में जानें। दोस्तों, विसर्ग संधि जानने से पहले आप जानिए कि यहाँ पे विसर्ग का ये चिन्ह होता है, जो बिंदु होता है किसी शब्द के आगे। यदि हम ये त लिखे, इसके आगे ये हम 2 बिंदु दे दें तो इसका मतलब कि विसर्ग हो गया। इसी बिंदु को ही विसर्ग बोलते हैं। कुछ मैंने ग्राफ द्वारा समझाए हैं, इसको ज़रा समझें कि नियम क्या है और कैसे होना चाहिए। बहुत आसान नियम है, यहाँ समझे। देखिए, यहाँ दिया है विसर्ग चिन्ह से पहले यदि अ आए और विसर्ग चिन्ह के बाद यदि अ या फिर तीसरे, चौथे, 5वें वर्ग में का कोई शब्द आए, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई शब्द आए, तो विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो ओ में बदल जाता है, ओ की मात्रा हो जाती है। नहीं समझे आप? समझिए इसे कि मानिए 2 शब्द हैं, तो पहले शब्द में जो अंतिम वर्ड है उसमें आ लगा हो, और उसके दूसरा शब्द है उसके प्रथम में यदि अ हो, या फिर तीसरे, चौथे वर्ग या 5वें वर्ग का कोई शब्द हो, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई आए, तो वहाँ पे विसर्ग के स्थान पे आपको ओ लगा देते हैं। ये जो तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग है और जो शब्द हैं, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, और आप देख सकते हैं और समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान चीज़ है, क से ज्ञ तक चीज़ें हैं, उसी को 5 वर्गों में बांटा गया है, उसी चीज़ को समझना है। आइए इस नियम को एक उदाहरण द्वारा फॉलो करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण लीजिए, मनः धन योग, मनः धन योग। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने बोला विसर्ग के पहले और आना चाहिए, ये विसर्ग का चिन्ह है, इसके पहले और आना चाहिए। ये विसर्ग का चिन्ह है, इसके पहले ये जो शब्द है इसमें और आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यंजन शब्द होता है वो अ से मिलकर जरूर बना होता है और उसमें अ विद्यमान होता है, इसलिए इस नौ में अ है। और उसके बाद बोला है कि यदि विसर्ग चिन्ह के बाद अगले शब्द में यदि पहला शब्द अ हो, या फिर तीसरे, चौथे, 5वें में से वर्ग में से कोई एक शब्द हो, या फिर य, र, ल, व, ह हो, तो वहाँ विसर्ग की जगह पे ओ हो जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं हम य है, और इसमें से य, र, ल, व में से आपका एक चिन्ह है य, इसलिए यहाँ पे ये य है, ये दोनों योग करेंगे तो ओ में बदल जाएगा विसर्ग चिन्ह। चूँकि योग नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें विसर्ग को बदलना है, ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लिखेंगे अच्छे से।
अब यहाँ पे देखिए, सॉरी 1 मिनट में ज़रा स्केच अपनी सब अलग कर लूँ, दिक्कत होती है थोड़ी। अब ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से लिखा मन, विसर्ग में हमने बताया कि ओ और ए जब और टैली करेंगे तो ओ यहाँ बनेगा, ओ बना विसर्ग के जगह पे। अब योग चूँकि पहले से है, योग हम वैसे ही लिखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि नया शब्द क्या बनता है। यहाँ पे म और न पर ओ का मात्रा जब लगाएंगे तो मनो, और योग ऐसे ही है और यहाँ पे हम योग लिख देंगे मनोयोग। मना धन योग मनोयोग, यानी कि मनोयोग, मना धन योग 2 शब्दों से मिलकर मनोयोग बनता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसी पे जल्दी से एक और प्रश्न देख लेते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। बहुत अच्छा उदाहरण, मना धन रथ, बहुत प्रचलित उदाहरण है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मना धन रथ, म में ये न में, चूँकि ये विसर्ग है, इसके पहले न में ये अ लगा हुआ है, यहाँ पे र है, और इस नियम के अनुसार यहाँ पे अ है विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में यहाँ पे ये र है। तो इस नियम के अनुसार जब यहाँ से र लेंगे तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा जो नया शब्द म, और विसर्ग के जगह पे ओ, और ये रथ पहले से है, रथ को हम ऐसे ही ला देंगे और आगे करेंगे तो आगे नया शब्द बनेगा मनोधन रथ, मनोरथ। मनोधन रथ, मनोरथ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ये भी है दोस्तों। संधि में ये भी पूछ देता है कि मनोरथ का संधि कीजिए, तो मनोधन रथ संधि। अब आइए, हमें आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आप लोग, तो पिछले वीडियो में से देख सकते हैं कि ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, ये सब क्या होता है हमने बताया है। आइए दोस्तों अगला प्रकार पे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस इसी का ये सिक्वल कॉपी है, थोड़ा सा बस अंतर है। इसमें बताया है कि विसर्ग से पहले जो शब्द होता है उस पे अ की मात्रा होनी चाहिए, अ के अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए, उ ई ए औ ये सब नहीं होना चाहिए। और इसमें बताया है कि विसर्ग से पहले जो शब्द होता है उसमें अ और आ के अलावा, इसके अतिरिक्त ये नहीं रहना, और आ उसमें नहीं रहना चाहिए, उसके अतिरिक्त अदर कोई स्वर, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी स्वर हो, चाहे ई हो, ए हो, आओ हो, आए हो, अंग हो, तो वो अगला नियम में आएगा। यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़ाकर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द होता है, दूसरे शब्द में आ हो, उ हो, बड़ा उ हो, या तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ग में का कोई एक वर्ण हो, या य, र, ल, व, और चूँकि इसमें ह है, इसमें नहीं है, यही थोड़ा सा अंतर है, तो उस समय विसर्ग आधा र बन जाता है। परिवर्तन ये है, ये जो पहले नियम में था तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसमें भी वही रहेगा, य, र, ल, व, केवल ह को छोड़ाकर बाकी वही सब रहेगा। बस चेंजिंग यहाँ से आपको देखनी है कि यहाँ पे चूँकि इसमें था कि जहाँ विसर्ग लगा होगा उस शब्द में अ रहना चाहिए, अ के अतिरिक्त कुछ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे ठीक वो उसी का उल्टा दिया है, बस यही परिवर्तन है कि उसमें अ और आ को छोड़ाकर और कोई मात्रा लगी हुई हो, तब ये विसर्ग आधा र बन जाता है। आइए एक उदाहरण करते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इस पे दूसरे नंबर पे ये बहुत अच्छा उदाहरण है। आप देखिएगा, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आइए अगला उदाहरण करते हैं। आशीधन वाद, आशीधन वाद, ये विसर्ग है। मैंने बोला कि विसर्ग के पहले वाले जो वर्ण है उस पे अ और आ को छोड़ाकर कोई एक मात्रा रहना चाहिए, तो अ आ को छोड़ने के बाद यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, इसके अलावा ये बड़ी ई की मात्रा है, और नीचे दूसरे शब्द में वाद है, व है, यानी कि ये इसमें से व है। तो ऐसे सिचुएशन जब होते हैं तो यहाँ से आप देखते हैं कि जो विसर्ग होता है ये आधा र में बदल जाता है। तो इसको हम लिखेंगे आशी, और इसके बाद आधा र और वा द। इसको और अच्छे से लिखेंगे
तो ये हो जाएगा आशी, और ये जो आधा र होता है ये अपने इस बगल वाले दाहिने वाले शब्द पे आ जाता है, आगे वाले शब्द में न जाकर दाहिने वाले शब्द पे आता है, यहाँ पे आ जाएगा आशीर्वाद। देखिए आप लोग कितना अच्छा शब्द है आशीर्वाद, हर जगह लिखा होता है माँ का आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये आशीर्वाद दो शब्दों मिलकर आशी धनवाद से मिलकर बना हुआ है आशीर्वाद। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, एक और अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है दूधन जन, दूधन जन। ये विसर्ग है, इसके पहले वाला शब्द में ऊ की मात्रा है और आ को छोड़ाकर है, और इसके अगले शब्द में ये ज की मात्रा है, इसके अगले शब्द में ये ज की मात्रा है, यानी कि तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में से एक है। पहला जो वर्ण होता है वो क वर्ग होता है, दूसरा वर्ण च वर्ग होता है, तीसरा वर्ण ट वर्ग होता है, फिर चौथा त, फिर प वर्ग। ये जो ज है ये आपका ये जो ज है ये दोनों जब टैली करेंगे, यहाँ से ज और ये जब टैली करेंगे तो आपके उस नियम के हिसाब से आपको आधा र बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका दू विसर्ग के जगह पे आधा र और ज आना दुर्जन। जब इसको और अच्छे से लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा दुर्जन। देखिए दुर्जन आप लोग जानते ही हैं, वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कहने का मतलब है जिसके अच्छाइयाँ नहीं होती है जिसके अंदर, उनको दुर्जन कहा जाता है। यहाँ चूँकि सिक्वेंस हम लाएंगे, इस पे अगर यदि आप फोकस डालेंगे तो ये आपका सेकेंड वर्ग में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम सेकेंड वर्ग न लेकर इसमें हम अ लेकर चलेंगे। इसमें जो सेकेंड वर्ग है ये दोनों मिलकर आपको दुर्जन बना हुआ है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, तब और अच्छे से आप समझें उसको। थोड़ा सा ये गड़बड़ उदाहरण है, ये अच्छा से वेरीफाई इसको नहीं कर पा रहा है, और अच्छे से समझिए। वही धन मुख, वही धन मुख। देखिए यहाँ पे अह का मात्रा रहेगा, वही धन मुख। यहाँ से विसर्ग आ गया, इसके पहले ये छोटी ई की मात्रा है, विसर्ग से पहले ये अ आ के अतिरिक्त है, और यहाँ पे जो है ये जो मात्रा है यहाँ आप देख रहे हैं म पर, ये भी छोटा ऊ की मात्रा है। आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले वाले शब्द पे और आ के अतिरिक्त मात्रा है, और यहाँ पे उसके बाद वाले शब्द पे आ ऊ, बड़ा ऊ में से एक है, ऊ है, ये दोनों मिलेंगे तो आपका आधा र का निर्माण करेंगे। इस तरह से हमारा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा, जो हमारा नया शब्द बनेगा वही, और विसर्ग के जगह पे आधा र और मुख, बहिर्मुख। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ब ही और आधा र ये मुंह पर आ जाएगा, बहिर्मुख, बहिर्मुख, वही धन मुख, बहिर्मुख। चूँकि दूसरा उदाहरण में थोड़ा सा दिक्कत थी, वो अलग टाइप का था, इसलिए हमें उसको हटाना पड़ा। आप इसे समझ सकते हैं। आइए अगले उदाहरण पे चलते हैं। स का उदाहरण है। देखिए स का उदाहरण, जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग लगा हो और उस दूसरे शब्द के शुरू में च, छ, स हो, तब जब दोनों विसर्गों के साथ इनका मेल होता है तो ये आधा स में बदल जाते हैं। कैसे जानिए ऐसे, आइए उदाहरण समझते हैं।
बहुत ही अभी पॉपुलर उदाहरण है निधन छल। निधन छल, यहाँ से देखिए, चूँकि इस पे हमें नहीं फोकस करना है, यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे छ है, यहाँ से हम छ ले रहे हैं, ये छ है। तो यहाँ बताया गया कि जब छ आ जाए विसर्ग के बाद तो विसर्ग के जगह पे आधा स हो जाता है, तो ये हो जाएगा नी और विसर्ग की जगह पे आधा श लिखेंगे और ये छ आल निच्छल। निच्छल, निच्छल का संधि विच्छेद निधन छल निच्छल। आइए एक और उदाहरण लेकर समझ रहे हैं कैसे होगा। हरिधन चंद, हरिह धन चंद। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विसर्ग का चिन्ह है और यहाँ पे च है, ये च है, यहाँ पर भी च है। इस नियम के अनुसार ये विसर्ग आधा श हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका हरि आधा श और चंद्र, हरिश्चंद्र। ये मिलकर हरि, हरि धन चंद्र, हरिचंद्र। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि जब किसी शब्द के अंत में, किसी पहले शब्द के अंत में विसर्ग आए और दूसरे शब्द के शुरू में त थ स आए तो विसर्ग आधा छोटा श में परिवर्तित हो जाता है। और विसर्ग से भी पहले जो जिस शब्द में विसर्ग लगा हो उस शब्द उस वर्ण में अ ई उ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो दूसरे टाइप का संधि हो जाएगा, वो गलत हो सकता है आपका। तो जिस शब्द के अंत में विसर्ग लगा हो और उस वर्ण में अ ई उ की मात्रा हो और दूसरे शब्द के प्रथम में त थ स की मात्रा हो, तो जब दोनों मैच करेंगे तो विसर्ग का आधा श हो जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं कैसे हो जाएगा। चूँकि इसको हमने थोड़ा छोटा में लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि नहीं कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। इसका बहुत एक अच्छा उदाहरण है और बहुत पॉपुलर भी है और बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण भी है। हम आम बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। नमधन ते, नमधन ते, नमधन ते। यहाँ देख रहे हैं ये विसर्ग है। विसर्ग के पहले हमने बताया कि अ ई उ आना चाहिए, इस म में अ है और उसके बाद विसर्ग के बाद अगले शब्द में हमने कहा त थ श में से कोई एक आना चाहिए और यहाँ पे ये त है। अब जो नया शब्द बनेगा तो वो विसर्ग के जगह पे आधा श हो जाएगा। तो ये जो नया शब्द बनेगा ये बनेगा न म आ विसर्ग के जगह पे आधा श और ते, नमस्ते। हम हाथ जोड़कर सबको कहते हैं नमस्ते। तो नमस्ते का जब विग्रह करेंगे तो नम धन ते नमस्ते बनता है। आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये भी। आइए एक और उदाहरण करते हैं इसी पे। मनाधन ताप, मनाधन ताप। ये विसर्ग है, इसके पहले इन नौ में अ है और ये ताप है, ये त है। इस नियम के अनुसार विसर्ग के जगह पे आधा श हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे मन आधा श आता आप, मनस्ताप। इस मनस्ताप का संधि क्या होगा? मन धन ताप, मनस्ताप। आइए अगले पे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा बस आपको बताना है, आपको मेन रूप से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप जानेंगे तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आइए अगले पे चलते। यहाँ लिखा है नो चेंज। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जैसे का तैसा ही रख देते हैं। जब किसी शब्द के अंत में जब कोई शब्द दो शब्द दिए होते हैं
और विसर्ग से पहले वाला शब्द में अ लगा होता है और दूसरे शब्द के शुरू में क और प होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता शब्दों में। आइए उदाहरण समझते हैं, आप अच्छे से समझेंगे। बहुत सुंदर ये भी उदाहरण है और ये भी आम बोलचाल के उदाहरण है, लेकिन लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आइए इसको करते हैं। देखिए, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, इसमें इस संधि में ये विसर्ग से पहले अ आना चाहिए, ये विसर्ग है, इसके पहले ये त है, इसमें अ है और उसके बाद वाले शब्द में क आना चाहिए। यहाँ पे क है काल में, तो क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं, जैसा का तैसा वही शब्द आ जाएगा। तो वो शब्द बनेगा प्रातः धन काल, प्रातः काल। अगर आ जाएगा तो कितने लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, गलत शब्द मार के चले जाएंगे। ये ध्यान, ये सब अपवाद चीज़ें, ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। आइए अगला चीज़ देखते हैं हम। एक और उदाहरण इस पर ले लें। अंतःधर करण, अंतःधर करण, यहाँ पे अ है, यहाँ पे क है और दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे अंतःकरण बनाएंगे। आइए अब अगले नियम पे चलते हैं। ये नियम हम लोग देख लिए, अब अगले नियम पे चलते हैं। एक सिचुएशन ऐसा भी होता है जब विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो आधा शतकोश में बदल जाता है। और कब बदलता है? जब दोनों शब्द होते हैं और पहला शब्द जो होता है विसर्ग से पहले यदि बड़ी ई की मात्रा आ जाए या ऊ की मात्रा आ जाए और विसर्ग के बाद वाले शब्द में क ख या ट ढ या प फ, इससे कोई शुरुआत वाला शब्द आ जाए तो उस सिचुएशन में जो विसर्ग होता है वो आधा स में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, हम देखते हैं और बहुत आसानी से आप समझेंगे। देखिए, बही प्लस कार, बही प्लस कार, यहाँ पे विसर्ग रहेगा। अब बोला कि विसर्ग से पहले ये विसर्ग है, ई रहना चाहिए शब्द पे, इसमें ई है और विसर्ग के बाद जो अगला शब्द है उसमें क रहना चाहिए। ये क है, यहाँ पर भी क है। तो उस सिचुएशन में जब संधि बनेगी तो विसर्ग का ये स हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। तो हम ऐसे बनाएंगे, बही तो लिख ही लेंगे, विसर्ग के जगह पे ये आधा श लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे और कार वैसे ही आ जाएगा, बहिष्कार, बही धन कार बहिष्कार। आपने थोड़ी लाइट चली गई, लाइट की प्रॉब्लम है, 1 मिनट। और मुझे लग रहा है कि अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण बताते हैं हम। आप देखिए, थोड़ा सा वो गांव में लाइट की दिक्कतें हैं, लॉकडाउन के चलते लाइट भाग जा रही है, इसलिए थोड़ा आपसे माफ़ी हम चाहेंगे, लेकिन हमने थोड़ा व्यवस्था किया है, आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। अब इसी पे एक और उदाहरण लेते हैं। ये चूँकि बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है, बहिष्कार बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी पे एक और आप उदाहरण लीजिए, दूधन परिणाम, दूधन परिणाम, परिणाम को थोड़ा ब्लैक से लिखें तब सब, क्योंकि ऊपर भी दूधन परिणाम। अब इन दोनों को जब मैच करेंगे, आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले जो ये विसर्ग है इसके पहले ऊ की मात्रा रहनी चाहिए, यहाँ पे ऊ की मात्रा है और उसके बाद क ख ट ठ प फ में से कोई एक रहना चाहिए। यहाँ पे प है, यहाँ पर भी प है, यहाँ पर भी प है, तब विसर्ग आधा श बन जाएगा। ये विसर्ग आपका मिलेगा दूधन, ये विसर्ग यहाँ पे न लिखा, आधा श प री रा दुष्परिणाम। बहुत अच्छा ये भी उदाहरण है, दुष्परिणाम, दूधन परिणाम दुष्परिणाम। आइए एक और देखते हैं।
अगले नियम पे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल जब हम अगला जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो नियम बस हल्का सा समझने के लिए बताया गया है, और इसको समझते रहेंगे तभी वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए अगले हम नियम पे चलते हैं। देखिए, अब ये लास्ट नियम है। कभी कभी ऐसा आता है कि संधि का लोप हो जाता है, यानी कि संधि को हटाना भी पड़ता है। आइए देखें कैसे। ये जो अगला नियम है ये थोड़ा सा वो है, जब कोई किसी शब्द के अंत में विसर्ग या दूसरे शब्द की शुरुआत छ से हो तो छ च बन जाता है। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इसको देखिए। अनुधन छेद, यहाँ पे ये है और यहाँ पे छ है, और छ का रैग च बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अनु, और विसर्ग जगह पर आधा च और छेद अनुच्छेद। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण अनुच्छेद। अनुच्छेद का संधि अनुधन छेद अनुच्छेद। एक और इस पे उदाहरण लीजिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण अब आपको बता रहे हैं। एक अतः धन एवं। अब देखिए इसके नियम के अनुसार यहाँ पे विसर्ग है, उसके बाद अब अगले नियम में आ जाइए। ये उसके बाद अतः धन एवं, हमें लग रहा है कि कुछ गलतियाँ हो रही हैं। नहीं, कुछ ये तीसरे नियम, इसके पहले हमें दूसरा नियम आपको बताना है। दूसरे पे आ जाए। दूसरे पे ये तीसरा नियम था, ये नीचे वाले नियम था। हम इस दूसरे नियम को फॉलो करेंगे। पहले इसको हमने छोड़ दिया था, डायरेक्ट तीसरे पे आ गया था, चूँकि यहाँ से मिल गया है। आइए इसको पहले हम समझते हैं, इस नियम को। निधन रोग, इसमें बताया गया है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग चिन्ह के बाद यदि र शब्द आ जाए, ये विसर्ग है और ये र है, यदि र शब्द आ जाए तो उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। यानी कि जो ये न पे जो मात्रा लगी है वो बड़ी हो जाएगी, या छोटा उ का होगा तो बड़ा उ हो जाएगा, या छोटी की मात्रा होगी तो बड़ी हो जाएगी, या अ की मात्रा होगी तो आ हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, बस इसको हम ये छोटी का मात्रा को बड़ी का मात्रा कर देंगे निरोग, निधन रोग निरोग। आइए अगले उदाहरण पर, लास्ट उदाहरण पे चलते हैं। लास्ट उदाहरण में लिखा है कि यदि किसी विसर्ग संधि के पहले अ या आ की मात्रा आ जाए और उसके बाद अ और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए तो उस समय विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग हट जाता है केवल, और कुछ परिवर्तन नहीं होता, बस विसर्ग का चिन्ह हट जाएगा। तो वो हमने आपको उदाहरण इसके पहले लिख ही दिया था, अतः धन एवं। अब देखिए यहाँ पे त में अ आया हुआ है, और इसके अलावा, इस अ आ के अलावा यहाँ पे अदर स्वर, ये दूसरा स्वर ए है इनके अलावा, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा, बस विसर्ग हट जाएगा, और विसर्ग हट जाएगा तो ये शब्द बनेगा अतेम। अतेम बहुत इंपॉर्टेंट ये भी उदाहरण है दोस्तों, और लगभग सभी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आपको बताए थे जो ये आधा सौ और ये जो अपवाद होते हैं, ये सब और ज़्यादा कहीं दिक्कत पैदा करते हैं, इनको समझना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों ये अब आज संधि हमारी समाप्त हो गई पूरी तरह से। हम अगले वीडियो में इन्हीं शब्दों का उपयोग करके और इन्हीं संधियों का उपयोग करके आपको बताएंगे कैसे हम संधि पहचानते हैं और कैसे संधि का हम विग्रह कर सकते हैं, कैसे उसका मेल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको मेल और विग्रह करने के लिए आपको ये नियम जानना ही पड़ेंगे। इससे शॉर्टकट में कोई नहीं बता सकता, और कोई बताएगा तो आप आगे जाकर फंस सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं होती, और इससे बेहतरीन कोई आपको समझा नहीं सकता है। और जो आपको संधि पहचाननी होती है दोस्तों, कि नहीं कौन सी संधि
है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नहीं कोई शब्द दे दे उसमें बता दे कि नहीं हाँ कौन सी संधि इसको पहचाने, तो इसके लिए आपको ये इतना नियम जरूर याद रखना पड़ेगा। ये जो आपको ऊपर वाला जो नियम है कि क्या चेंज हो रहा है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत जरूर पड़ेगी कि किसी शब्द के बीच में ओ आ जाए, किसी शब्द में आधा र आ जाए, आधा ये बड़ा सा आ जाए, ये छोटा सा आधा आ जाए, ये छोटा सा आधा आ जाए, कोई चेंज ना हो तो वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये वाला सा आधा आ जाए तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। ऐसे व्यंजन संधि में भी नियम है। हम कल एक और छोटा सा वीडियो बना देंगे, सबको पहचानने का नियम बता देंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको इतना जितने भी हमने नियम बताए हैं, इन तीनों संधियों के नियम आपको एक पेज पर लेकर या फिर स्क्रीनशॉट इनका लेकर और आपको अपने पास रखनी है। और जब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे तो उसमें से आपको मैच करके आपको भी बताना पड़ेगा कि नहीं कैसे क्या है, और हम बताएंगे और वही क्वेश्चन बताएंगे जो कई प्रकार के पेपर में आए हुए हैं और आने वाले पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।